नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 13 उपन्यास स्वरूप और विकास, जो प्रथम अध्याय है उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप का जो प्रश्न 1 है उसे व्याख्या करने जा रही हूँ। 13 मैंने मेरे जो एक व्यूअर है उनके कहने पर ही मैंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि मैम MST 13, 14, 15, 16 भी आप पढ़ाइए, तो उनके लिए मैं ये खास करके पेश कर रही हूँ। तो हम पहले प्रश्न की ओर जाएंगे। उपन्यास और यथार्थवाद के संबंध पर प्रकाश डालिए। उपन्यास और यथार्थवाद के संबंध में प्रकाश डालिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि दिसंबर 2007 में पहले प्रश्न में आया था। तो प्रारंभिक उपन्यासों में यथार्थ के बारे में कोई विशेष ब्यौरा या परिचय नहीं मिलता। इस समय के उपन्यास यथार्थ से अपरिचित थे। अर्थात प्रारंभिक उपन्यासों में यथार्थ के बारे में कोई विशेष ब्यौरा या परिचय नहीं मिलता। यथार्थ यानी कोई यथार्थ का अर्थ हम लेंगे प्रकृति, यानी जो सच बात है, जो रियल है, रियलिज्म को ही यथार्थ कहा गया है, जो कि पहले जो प्रारंभिक उपन्यासों में ये नहीं मिलता था, लेकिन इस समय के उपन्यासों में यथार्थ से अपरिचित थे। प्रारंभिक समय के तिलस्मी एयारी उपन्यासों में अद्भुत तत्व की प्रधानता थी, यानी पहले जो चीज़ें उपन्यास जादू वाले चीज़ें, तिलस्मी चीज़ें, ये सब तत्व मिलते थे। यथार्थ जो है, पहले भी उपन्यासों में यथार्थ के बारे में कोई परिचय नहीं मिलता था, ना ही अब सभी भी यथार्थ से अपरिचित है। और प्रारंभिक समय के जो उपन्यासों में अद्भुत तत्व, तिलस्मी तत्वों को प्रधानता थी। सुधारवादी उपन्यासों में उपदेश प्रधान हो गया और उपन्यासों का आकर्षण जाता रहा, यानी सुधारवादी उपन्यासों में उपदेश ही रह गया, जिसके कारण उपन्यास का जो आकर्षण जो था वो धीरे धीरे जाता रहा। जब से उपन्यास में यथार्थ की प्रतिष्ठा हुई, हमें सजीव मानव चरित्र मिलने लगे और वास्तविकता पर हमारा ध्यान जाने लगा। जो उपन्यास है वो यथार्थ के ऊपर है, यानी प्रकृति, सच जो वास्तव में आपके सामने है, जो रियल है, उसके ऊपर है। जब उपन्यास में यथार्थ आने लगा तो उसमें एक वास्तविकता मिलने लगी और चरित्र मिलने लगे, तो उसमें लोगों का ध्यान जाने लगा। यही देख के कुछ शब्द यथार्थ के विरोधी लगते हैं और उन्हें छोड़कर हम उपन्यासों के सच्चे यथार्थ या यथार्थवाद की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ शब्द जो है जो कि हमें यथार्थ के विरुद्ध लगते हैं, लेकिन हम यथार्थ को छोड़ नहीं सकते हैं। एक तो प्रचलित अर्थ में एक क्षेत्र कल्पना का है, दूसरा यथार्थ का है। जो प्रचलित है उसके अर्थ में जो पहला है, जो क्षेत्र यानी किसी जगह के ऊपर कल्पना की जा सकती है, दूसरा है कि हम यथार्थ के ऊपर कर सकते हैं। एक यथार्थ का है तो दूसरा आदर्श का है। कल्पना के लिए भी कई शब्द चलते हैं, जैसे फैंटेसी एक विशेष प्रकार की यथार्थवादी कल्पना है। जो फैंटेसी है एक विशेष प्रकार की यथार्थवादी कल्पना है, पर यथार्थ को हम उपन्यास में सार्थक बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे यथार्थ ऐसे, यानी जो सच लगे, हमें जो रियल लगे, हम इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के इस कथन को देखिए, यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। यानी प्रेमचंद ने कहा है, उनका ये कथन है कि अगर यथार्थवाद हमारी आंखें खोल देता है, यानी हमें सच और झूठ का जो
पर्दा है वो बता पाता है, तो आदर्शवाद हमें किसी और मनोरम जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण है, वहाँ इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चरित्र को जो चरित्र है उन्हीं चित्र बैठते हैं जो सिद्धांतों की पूर्ति मात्र हो, जिसमें जीवन ना हो, यानी सिद्धांत तो हो लेकिन उसमें जीवन ना हो। उलझन यही है कि हम तो सिद्धांत को ले गए, लेकिन अगर उस सिद्धांतवादी व्यक्ति में जीवन ही नहीं हो तो क्या होगा। यथार्थ चित्रण से उपन्यास प्रकार का यथार्थवाद, प्रतिकूलवाद या नग्नतावाद भी हो सकता है, या कि वह निराशा मात्र देकर अलग हो सकता है। अगर हम किसी यथार्थ चित्रण से हम उपन्यास में विशेष विश्वसनीयता आती है, यानी रियलिज्म से आप किसी उपन्यास को पढ़ते तो आपको विश्वास लगता है कि हाँ कुछ है इस पर एक प्रकार का यथार्थवाद प्रकृतिवाद या नग्नतावाद भी हो सकता है, जो कि प्रकृति हो सकता है या फिर नग्नतावाद हो सकता है। इसमें निराशा मात्र देकर अलग हो सकता है, तो इस तरह से चीज़ें भी हो सकती हैं। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का सहारा लिया है, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का सहारा लिया है। पर कहा जाता है कि गोदान तक आते आते प्रेमचंद एक प्रकार के ऐतिहासिक मोहभंग का अनुभव कर चुके थे। यानी गोदान जो एक प्रकृति, एक रियलिज्म थी, एक सच्ची कहानी, एक घटना थी, जो एक उपन्यास बन गई गोदान तो वहाँ तो वो ऐतिहासिक मोहभंग चला गया। इसीलिए जहाँ होरी का अंत है वहीं होरी में जिजीविषा भी है, यानी जहाँ पर होरी का अंत हो जाता है वहाँ पर होरी का अपराजय हो जाता है। कोई आरोपित आशावाद नहीं है। यह एक विशेष कला है कि हम किसी अर्थात या यथार्थवाद का चित्रण करें, किसी सच्ची घटना या किसी रियलिज्म का यानी सच्चाई का चित्रण करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1910 में उपन्यास पर निबंध लिख रहे थे और छोटी छोटी घटनाओं के यथार्थ को इतिहास के सच के ज़्यादा मूल्यवान बता रहे थे। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो भी छोटी छोटी घटनाओं को यथार्थ करके इतिहास में जुड़ रहे थे, उसे मूल्यवान बता रहे थे। प्रेमचंद बहुत विकसित यथार्थ ज्ञान के आधार पर लिखे रहे थे। अभी हम झूठ को सच बनाकर दिखाना चाहते हैं, अभी हम झूठ को सच बना, भविष्य में सच को झूठ बनाकर दिखाना होगा। यानी भविष्य में जो सच है उसे हमें झूठ बना के दिखाना होगा। यानी ये कहावत आप समझ पा रहे, अगर किसी ने ठगा होगा, कोई अत्याचार कर रहा होगा जो पहले ऐसा नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, उसे झूठी चीज़ को सच आके ऐसा किसी के प्रति ऐसा हुआ, किसी ने किसी के प्रति अत्याचार किया, झूठी बात को हमने सच बनाकर दिखाया। लेकिन जो वर्तमान है, भविष्य है, सच्ची बात को हम क्या करते हैं, झूठी बताकर दिखाते। जैसे आप न्यूज़ में तो देखते होंगे जो सच्ची बातें नहीं बताई जाती है, झूठी बातों को छुपाकर सच के दौरे में लाते हैं या थोड़ा सा ही बताते हैं। सामान्य सच अति परिचय से हमारे काम का न रह जाएगा। इधर यथार्थवाद के विख्याताओं ने अपरिचयीकरण की बात शुरू की है। जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल जो रियलिज्म है की चर्चा होने लगी है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास इसका उदाहरण है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल का भी एक उदाहरण है, उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, अर्थात उपन्यासकार यथार्थ को ज्यों का त्यों इस्तेमाल नहीं करता है। यानी जैसे खाली दीवार है और दीवार में खिड़कियां तो घर पे होती है, लेकिन उसको कितने सुंदर ढंग से लगाया गया कि दीवार में खिड़की होती है, यानी कोई भी आपको
दीवार के पीछे हो सचकर आपकी बात को नहीं जान सकता, ये इम्पोर्टेंट, ये नहीं हो सकता कोई आपको नहीं जान पाता, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं तो दीवारों में भी खिड़की होती है। इसी तरह उपन्यासों में ज्यों के त्यों नहीं लिखा जाता है, यथार्थ का चित्रण भी कला है। यानी इसको इस तरह से पेश किया जाएगा जो आपको श्रुति मधुर हो, आपको सुनने में अच्छा लगे और उसके अंदर गंभीर 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 चिंता हो। यथार्थ के दो भेद पहचाने हैं, आलोचनात्मक यथार्थवाद और समाजवादी यथार्थवाद। कई समाजवादी चिंतकों ने उपयोगितावाद या उद्देश्य परकता के आधार पर समाजवादी यथार्थवाद का पक्ष लिया है। किसी ने उपयोगितावाद या उद्देश्य परकता के आधार पर समाजवादी यथार्थवाद का पक्ष लिया है, पर कई दूसरे आलोचकों ने उद्देश्य परकता को कला में बाधक और आलोचनात्मक यथार्थवाद का समर्थन किया और उसे चयन धर्मी बताया है। फ्रेडरिक एंगल अच्छा है। जितेंद्र का त्यागपत्र उपन्यास कई आलोचकों की दृष्टि में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का उदाहरण है। उपन्यास की नायिका मृणला वर्गच्युत होकर एक बड़े कमजोर वर्ग के साथ खड़ी हो जाएगी। यह अविश्वसनीय लगेगा, पर यही मोड़ उपन्यास का एक मार्ग में ऐसा एक मोड़ आता है। कहानी इस तरह से लिखी जाती है उपन्यास कि वो पूरे उपन्यास को किसी और एक मोड़ में, टर्निंग पॉइंट में लेकर चली जाते हैं। इसलिए उपन्यास का यथार्थ से संबंध सीधा सरल इकहरा नहीं है। यानी वो यथार्थवाद जो है सीधा उपन्यास के साथ संबंध नहीं रखता है, जटिल है और एक अर्थ में द्वंद्वात्मक भी है। यह बहुत सूक्ष्म बात है, पर उदाहरण से समझ में आ जाएगी। 20वीं साहनी का उपन्यास तमस दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो वो सांप्रदायिकता के मनोविज्ञान की तरह में जाता है, उन ताकतों को बेनकाब करता है तो दंगे करता है। दूसरी विशेषता यह है कि छोटे छोटे ब्यूरो में अर्थात चित्रण सजीव है, जो शुरू में नथ्यू द्वारा सुअर मानने का प्रसंग है। वह दहशत फैलाता है पर सच्चाई को उजागर करता है। तो इस तरह से उपन्यास में दो तरह के बातें दिखा देते हैं, जहाँ पर हमें उसे सीधा तो हम नहीं पाते, लेकिन उसे पढ़ने से, उदाहरण से हम समझ पाते हैं। उपन्यास और यथार्थ के संबंध पर विचार करते हुए यह भी जान लेना आवश्यक है कि यथार्थ खंड खंड भी हो सकता है, वह संभावित भी हो सकता है और घटित भी हो सकता है। यानी आप उसे संभावित हो आगे हो करके ये भी सोच सकते हैं, या फिर घटित भी हो सकता है। आप बीती और जग बीती भी हो सकता है, वो आप खुद के ऊपर बीती हो या फिर किसी के ऊपर बीती हो, जग बीती भी हो सकता है, कल्पना पर आश्रित भी हो सकता है। यथार्थ सीधा इतिवृत्तात्मक में भी अर्थवान होता है। देश विभाजन की त्रासदी के बीच यशपाल का झूठा सच एक रेखीय हो सकता है। अखबारी रिपोर्ट की कलम से रचा गया यशपाल के वर्णन क्षमता के कारण वही एक महावृत्तांत या महान उपन्यास भी है। अभी हाल के उदाहरण में कामतानाथ का काल कथा सरल रेखीय हो सकता है, जबकि अलका सराबगी का कली कथा दाया बाईपास काल में आगे पीछे जाने वाला अधिक कलात्मक उपन्यास लग सकता है, पर महत्वपूर्ण दोनों है। इस अंतर से यह तो हम जान सकते हैं कि यथार्थ का उपन्यास से संबंध उपन्यास की कलात्मक सार्थकता से भी जुड़ी हो सकती है। यथार्थ उपन्यास में बहुपक्षीय, बहुआयामी, कई स्तरों पर संचारशील हो सकता है। कृष्ण सोबती का मित्रों मरजानी एक तरह का उपन्यास है, पर उन्हीं का
समय सरगम दूसरी तरह का एक उपन्यास है। तो उपन्यास कई प्रकार की हो सकती है, आप बीती हो सकती है, जग बीती हो सकती है, उसके दो मोड़ हो सकती है। हम विभिन्न प्रकार के उपन्यास में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर यथार्थवाद जो है, रियलिज्म जो है वो होते हैं, और यथार्थवाद जो है वो संभव भी हो सकता है या आप बीती भी हो सकती है, घटित भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न के उत्तर यहाँ पर पढ़ा कि उपन्यास और यथार्थवाद के संबंध पर प्रकाश डालिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप उपन्यास जो है प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और विनोद कुमार शुक्ल, तो इन सब के बारे में आप जो दिया गया उसे पढ़िए और समझे, याद रखिए। जैनेन्द्र का त्यागपत्र, हाँ, उसमें क्या लिखा गया था, और इन सब को याद कीजिए, पढ़िए, याद रखिए। उपन्यास में बहुपक्षीय हो सकता है, बहुआयामी हो सकता है, कई स्तर पर भी हो सकता है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ा। अच्छा, अगर कुछ समझ में ना आए या मुझसे कोई गलती हो रही तो मुझे बताइए, मैं इसे सही करने की कोशिश करूँगी। तो हम अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, आख्यान से क्या अभिप्राय है। तो ये एक 5 मार्क का प्रश्न आता है। आख्यान आपको संक्षिप्त टिप्पणी होती है, उसमें आता है आख्यान से क्या अभिप्राय है। आख्यान का सामान्य अर्थ है कथन व निवेदन, कथा, कहानी, पूरा वृत्त। इसके पर्यायवाची है कथा, कथानक, आख्यायिका, वृत्तांत है। महाभारत एक तरह का आख्यान है, तो कादम्बरी दूसरे प्रकार का आख्यान है। आख्यान की अपनी परंपरा रही है। साहित्य पुराने आख्यान की और पहले भी जाता रहा है, पर तब उद्देश्य कुछ और था कि कथा प्रामाणिक हो, जनप्रिय हो, जिसके कारण रसोद्बोधन में बाधा न उपस्थित हो। नाटक ख्यातवृत्त में ख्यातवृत्त का मुख्य कारण ही यह था कि उस वृत्त या आख्यान के विरुद्ध जाना संभव न हो। अब स्थिति बदल गई है। राम जैसे पौराणिक चरित्र के भी कई कई आख्यान हैं, और कल्पना का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि अपने अपने राम लेखक भगवान सिंह जैसे उपन्यास भी लिखा जा सकता है। कथा समीक्षा देवीशंकर अवस्थी ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नृत्य तत्व शास्त्र या इतिहास ने इन वृत्तों की प्रामाणिक ख्याति को नष्ट कर दिया है। इसलिए उपन्यास आख्यान परंपरा में होकर भी नया साहित्य रूप है। यहाँ ऐतिहासिक कल्पना भी सृजनात्मक रूप ले लेती है, तभी उपन्यास संभव होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास को गल्प भी कहते हैं। तो आख्यान का अभिप्राय ही क्या है। आख्यान का अर्थ है कोई कथा हो या कोई कहानी हो जो पौराणिक हो, जो ऐतिहासिक हो, जो एक वृत्तांत हो। हाँ, जैसे आप महाभारत को ले सकते हैं, आप रामायण को ले सकते हैं। तो इसे विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के लिखते हैं। कोई राम कथा विभिन्न प्रकार का नाटक बना देते हैं या कथा बना देते हैं, हाँ, जो कि आख्यान के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न बातों को, ऐतिहासिक पुराण को या इस तरह के बातों को ही, जो गल्प को ही कहते हैं। गल्प भी कहा, उपन्यास गल्प जो है छोटा होता है, उपन्यास जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंत में अगर देखा जाए तो एक उपन्यास गल्प ही होता है, तो बहुत बड़ा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आख्यान का अर्थ है कहानी, और ये विभिन्न ऐतिहासिक पौराणिक परिस्थितियों को लेकर किया जाता है, जिसमें साहित्य सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर रसोबोधन का ध्यान रखा जाता है, जो पाठक को सुनने में मधुर लगे, उनके शब्द उचित हो, तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो हमने आख्यान से क्या अभिप्राय इसके बारे में जाना। तो इस तरह से आप मेरे दोनों प्रश्न के उत्तर को आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर MST 13, 14, 15, 16 का दूंगी। पूरा तो पढ़ाना संभव हो सकता है तो कर दूंगी, अगर नहीं होता है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को दूंगी। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, और किसी को अगर ये जो स्लाइड है और इसके नोट्स चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। अगर कुछ गलती होती है मुझसे तो उसे भी आप अच्छे से मुझे समझा सकते हैं, जिससे मैं उसे दूसरे वीडियो में सुधार सकूँगी। धन्यवाद, नमस्ते।